खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सैयद काजी नाज़रीन। आज आपने देखा जो भी हुआ आज असम्बली में, बहरहाल हुकूमत ने अपना बिल पास करवा लिया है। अब वो जाएँ कोर्ट में और कोर्ट क्या फैसला करेगी ये देखेंगे, और क्या ये इलेक्शन हो सकेंगे इस अंदाज से जिस तरह हुकूमत चाह रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग और EVM क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है, या कम अज़ कम इस धांधली से हमें निजात मिल सकती है। मरीम नवाज़ के वकला पहले तो बार बार मोहलत मांग रहे थे, मगर नया भी मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब को चेक करना चाहिए कि बेचारे जो कमर जमान साहब हैं, चौधरी साहब, उनके कितनी बाकियात वहाँ मौजूद है। ये तैयार ही नहीं थे, इन्हें पता ही नहीं था कि भाई वो फ्लैटों की मिल्कियत के कागजात कहाँ हैं। इसके साथ राना शमीम साहब का जो खेल था वो एक ही दिन में लगता है टाइम फिश हो गया। आमिर फारूक बैठे हैं, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये तो मुझे भट्टी साहब लगता है कि इसमें से दोबारा में से हवा एक दिन में निकल जाती है। मगर आज जो हुआ इससे अभी आप उसकी बड़ी बहस भी हो रही थी कहीं पे, अब 2/3 मेजॉरिटी का कह रहे हैं कि जी अब वो हुई है, क्या कहानी है? अब नहीं सियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखें मैं ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से EVM से शफाफ इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे हो। अब हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे काबिल राम लतीफ़ को 2/3 मेजोरिटी, तो मैं कहा भाई फिर इतना जोर क्यों लगा रहे थे? 2/3 मेजोरिटी तो हुकूमत के पास कभी भी नहीं रही, मतलब वो तो कभी नहीं। असल बात यह है कादी साहब, अपोजिशन की तमाम ताकत रात के अंधेरों में होने वाली मुलाकातें, सुबह अहदों पे मां, सब हो गए नाकाम। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो वो कर सकता नहीं थे, जो उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी ने उनसे करवा दिया। मुझे याद है पहले दिन वो कह रहे थे कि अपोजिशन उल्टी हो या सीधी हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल पास करवाऊंगा। आज ये कड़वा सच है। गो के इसमें यकीनी बात है 2 तारीख को गालबन ये 11 नवंबर को गालबन ये पेश होना था, मोहर कर दिया गया। उस वक्त MQM ने और काफ लीग ने खदशात का इजहार किया। उनके खदशात इमरान खान साहब दूर ने किए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसने किए। हाँ, बिल पास हो गया और आज इमरान खान, आज मुकद्दर के सिकंदर, आज जीत उनकी और अपोजिशन को शिकस्त फाश हुई है। नंबर गेम जिसे मुकद्दस ईमान कहते थे, उसी ईमान में जहाँ 99 नाम अल्लाह के लिखे हैं, वहाँ नंबर गेम में अपोजिशन PTI हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान हार चुकी है और ये तरमीम, आइनी तरमीम हो चुकी है। उनसे सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है नहीं जाता, क्या फ़ैसला होता है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म ही होता है। ये तो मुझे वो याजूज माजूज वाला कैसा लगता है कि सारी रात दीवार को चाटते रहते, सुबह फिर वहीं खड़ी होती है, ये आज गए, कल गए, परसों गए। नहीं, काजी साहब कॉमेडी की इंतहा देखें कि पार्लियामान जो करती है वो पता गौर करना पड़ता है। हमें तो यही बचपन से पता है कि सुप्रीम इज़ दी पार्लियामान, तो यहाँ से आपको एक कॉमेडी नज़र आएगी। दूसरी 2-3 चीज़ें बड़ी और मज़ेदार हैं। पॉलिटिकल साइंस के बुनियादी असूल के तहत वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप वोट होता है। रहे आप न्यूयॉर्क रहे हैं, रहे आप लंदन रहे हैं, रहे आप सऊदी अरब रहे हैं, वोट आप डाल रहे हैं गुजरात, वोट आप डाल रहे हैं कोयटा। ये दूसरी कॉमेडी है। और तीसरी कॉमेडी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ओवरसीज़ जो डुअल सिटीजनशिप हैं उनको आप कहते जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आज आपने उन सबको वोट का हक दे दिया, तो व्हाट इज़ दिस? या फिर उनको भी इलेक्शन का हक दें या उनसे ये हक भी चाहिए? ये नहीं हो सकता कि जहाँ वो उनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मतलब जो पोस्टल बैलेट अमेरिका में होता है, लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, वहाँ तो सदारती इंतखाब होता है, लेकिन सेनेट भी है, उनकी कांग्रेस भी है। तो वो अगर यहाँ से गुजरात से माइग्रेट करके गया है बंदा और वहाँ है और है डुअल सिटीजन है, तो वो वोट डाल। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी बहुत जो अकल है, इल्म है, मैं जो पॉलिटिकल साइंस की फिलॉसफी है, इल्म है, वो कहता है वोट हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जहाँ आपके रेजिडेंट होते हैं। एक मिनट बस, वोटर हमेशा रेजिडेंट होता है। आप मुझे कन्विंस करें कहाँ पॉलिटिकल साइंस की ये है? ये तो लाहौर 10,000 दफा होता है, आज लाहौर रहते हैं, कल कराची चले जाते हैं, वोट वहाँ। तो आप फिर कराची में वोट डालेंगे ना? एक बंदा परमानेंट लाहौर पैदा हुआ, परमानेंट लाहौर का पैदाइशी, लाहौर में जवान हुआ, लाहौर में पढ़ा, ठीक है। अब वो कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाता है, तो उसके वोट का हक छीन जाएगा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि वोट रेजिडेंसी का होता है, रिहायशी का होता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ डालते हैं वोट। देखिए ना, ये नहीं 2 मिनट उसका मैं जवाब देता हूँ। इनकी वो जो पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गई, आपको पता है? साइंस नहीं, अच्छा, अर्ज ये है कि एक अफसर कराची तैनात है,
पोस्टल बैलेट के तहत वो वोट भेज देता अपना। हाँ, तो पोस्टल ये होता नहीं है, वो भाई होता है जेल में से कैदी मुझे भेजते हैं। भट्टी साहब वो आप रहता अफसरों है की तो- बात कर रहे हैं, ये मुल्क ने 1 करोड़ बंदे को भेजा कि जाके डॉलर इकट्ठे करो, टैक्सियां चलाओ, अरबियों की खिदमत करो, न्यूयॉर्क की टैक्सियां चलाओ। वो तो 10-10 साल से वहाँ रह रहे हैं। मैं तो आप तो बात कर रहे हैं अफसर की, वो तो जाएगा तो आ जाएगा। अच्छा, मैं आपका दूसरी अर्ज कर दे रहा हूं, जिसको उम्र कैद हुई है जेल में, चकवाल का रहने वाला कोलक जेल पे बंद है, उसका वोट का हक ले लेंगे? नहीं उसका तो वो तो रेजिडेंट है ना वहाँ का, वो तो मजबूरन जेल में है। तो बस भट्टी साहब 20-20 साल से लोग छोड़ के गए हुए हैं पाकिस्तान। मैंने तो 35 बिलियन डॉलर भेजते हैं आपको, ये चक्कर है मैं तो साहब, ओवरसीयर्स के वोट मुझे ये के मेरा ख्याल है होना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं काम ख्याल, नहीं मैं है, समझ ये आपका राइट। प्रिंसिपली गलत है। पाकिस्तान जब बना था तो आम आदमी को वोट देने का हक नहीं था। 70 के इलेक्शन में मिला ये। सुने ना, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करते हैं, इंसानों के लिए बने, इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बना। ठीक है। अरे हमारा मतलब है कि ये वही दुनिया है। अगर बर्टन रसल ने कहा था कि अगर आज हजरत आदम के दौर के किसी आदमी को हम अल्लाह ताला हमें कुदरत दे दे तो ये अल्लाह क्या बाहर निकाल के ले आए, उससे पूछें यही दुनिया है? एक बात, वो बेचारे तो वहाँ मेहनत करने गए हैं, रोटी कमाने गए हैं, 30 बिलियन डॉलर भी देते हैं। यहाँ जो जिनको हमने बिठाया हुआ ये क्या करने आए हैं? अच्छा कैसा मैं ये प्रॉपर्टी बनाने आए हैं? एक और क्वेश्चन आप इनको बचाने के लिए हैं, इनको बचाने के भट्टी साहब को सुन लो। कादी साहब, सिर्फ मलक साहब की राय ज़्यादा, सब मुझे भी हमें आर्गूमेंट करने का मौका मिलता है। मुकद्दस अमान, मैं बचपन से सुन के पागल हो गया हूँ, पार्लियामेंट मुकद्दस अमान है, पार्लियामेंट मुकद्दस अमान है, इस पे तो नहीं ना कोई राय। बिल्कुल तो सही भाई कह रहे उसने आज बिल किया, फिर उसको पकड़ो जाके, मेरे गरीब का क्या कसूर है? उस पार्लियामेंट जॉइंट सेशन सेनेट और कौमी असम्बली ने मिलकर जिसे सारी उम्र मुकद्दस मान के मैं सुन के हैरान हो गया हूँ। नहीं, बात यह है कि तो अगर उसकी तरमीम भी आपको मंजूर नहीं तो फिर पार्लियामेंट को खत्म कर दें। तो फिर भैया आपकी अपोजिशन एंड ये निकाला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक इशू बता दें, बस एक फिक्रा में बोलूँगा, मुझे एक पाकिस्तान का लॉ बता दें जो पार्लियामेंट के अंदर बने और उसको एक्सेप्ट किया। 3.5 साल में हमेशा एंड ये हुआ है कि हम अदालत में जाएंगे। मैं यार तो कानूनी तरीका है ना। नहीं कुछ और बात, मैं अब कानून जाती उम्र में जाके बनवाएं, मुझे ये बताया ना यार। मेरा सवाल आप दोनों से है कि पार्लियामेंट की तरह भट्टी साहब पार्लियामेंट कानून बने ना, पार्लियामेंट ने ही आपको कानून हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दी है। मोहतरम देख रहे हैं, वो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना गैर आईनी नहीं है, उसी चले जाए। दी हुई है। चले मेरा आप एक और सवाल का मुझे जवाब दें। आप समझते हैं ईमानदारी से ये मसला हुकूमत और अपोजिशन का कि आपका है? किसका? ये पाकिस्तान की अवाम का मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की अवाम का हुक्मरान कोई भी, उनका वास्ता ही कोई नहीं है। मैं आप इस बात पर कभी मेरा आपका इख्तिलाफ हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। तो ये चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी नून की हो, हम कीड़े मकोड़े हैं। आज मुझे एक बैंकर बता रहा है, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये जो आप बात कर रहे हैं आज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अवाम का मसला नहीं है, मगर इस कानून साजी का नवाज शरीफ मसला है, शरीफ फैमिली मसला है। मतलब है कि एक फैमिली को इलेक्शन जितवाने के लिए कानून बनवाएं, कोई ऐसा कानून ना बन जाए कि हरन तक चांस बन जाए। वो भी क्या, हम अवाम की बात, क्या ये अवामी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि यार रेजिडेंट्स, भाई अगर आज इस मुल्क की सावरन पार्लियामेंट इजाजत देती है उनको तो उसका राइट है। ठीक है, सही कह रहे हैं। इसके अलावा देखो, मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम के तहत लाजमी शफाफ होंगे, ये इमरान खान को उससे बड़ा इम्तिहान है। अगर इमरान खान शफाफ इलेक्शन का हकदार होता तो मैं अपना डबल आर्गूमेंट करता हूँ। 10 के लोगों को धांधली करने वाले उनके जो बंदे थे, उनकी मशीनरी, उनको निशाने इबरत बनाते। मैं तो खुद इनकी ईवीएम पे भी डाउट कर रहा हूं, लेकिन आइन में पार्लियामेंट ने तरमीम कर दिया, इसमें मेरा और आपका कोई आप एग्री। मैं एक और क्वेश्चन आपसे रेज करना चाह रहा हूं, मैं बहस नहीं करना चाह रहा। मुझे बताएं, जब ये वोटिंग होगी तो ये तो IT डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आ जाएगी, तो बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं चली जाएगी? किसकी? ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेंगे तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा है, अब मैं तो इस चीज़ को समझता नहीं, आप क्या समझते हैं? मैं इजाजत देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट किसकी, हाई कोर्ट लाहौर की किसके अंडर थी? सुप्रीम कोर्ट के नीचे। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज सी सैफुर रहमान जो फोन करन दिया सी। मतलब क्यों यार मेरी गल तो सुनो, लेट्स टॉक रियल पॉलिटिक, असल गल करो ना। अच्छा दसो मैनू, तुसीं दसो गल सिर्फ की है किसी तरीके नाल चौथी बारी आ जान तो मैं भी PCB दा चेयरमैन लग। अच्छा मलक साहब काई साहब, मैं बताता हूँ, मलक साहब को आज हम मुंसब बनाते हैं इस प्रोग्राम का। हम सब का प्रेस क्लब है लाहौर का, हम सब का प्रेस क्लब है लाहौर का, सहाफियों की वो है। इलेक्शन कुछ अर्सा पहले हुए, वहाँ हमारे 2 दोस्तों में नाराजगी हो गई, झगड़ा हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया। मैं, मलक साहब, हमारा भाई जिगर खुमाली, एक इलेक्शन कमीशन बना, हमने कहा जी इलेक्शन कराना है। वो इलेक्शन पाकिस्तान की सहाफत की हिस्ट्री का
शफाफ तरीन इलेक्शन उसका क्रेडिट भट्टी साहब ये मलक साहब जानते हैं। नहीं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा उस वक्त मलक साहब ने कुछ 5000 साइन किए और हमें वोटिंग गिनते हुए अगले दिन 10 ही बज गए, दो रात थे। उस दिन हमने फैसला किया कि यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इधर क्यों नहीं हो सकती, जैसे नंबर पड़े हो जाए। मलक साहब मैं राइट, बिल्कुल जहां मैं गलत हूं बताइएगा। देखो जो मलक साहब क्रेडिट है, मैं कह रहा हूं अगर इसमें अपोजिशन को कोई इख्तलाफ आता है, इमरान खान को अब भी चाहिए उनके साथ बैठे, उन खदशात को दूर करे। मलक साहब ये गलत बात है। एक पार्लियामान की मीटिंग आप स्टोरी देते हैं कि अपने अंदर बनाए ने रिगिंग दे नहीं कहते ना मुमकिन नहीं। मलक साहब ने पूछो क्योंकि मैं उन्होंने शफाफ इलेक्शन कराया, हमारे दोनों ब्लड देना पड़ा, अपना ब्लड देना पड़ा। 24 घंटे पता नहीं ला, लेकिन नीयत होनी चाहिए। इंटरेस्ट ना इनका था ना मेरा था ना हुमाली शाह साहब का। यार यहाँ पे अपनी जात की और अपनी जाती ताले आजमाई है, यहाँ कौन आवाम के लिए लॉ। और एक कमेंट मैं जरूर करूंगा, आप दोनों भी करें, इस पे कोई शक नहीं, ओवरसीज वोटर जो है ना वो इमरान के लिए ज़्यादा है, उनकी इमरान के लिए अच्छी फीलिंग्स है। मुझे लगा है कि इमरान खान ने डेफिनेटली अपनी स्ट्रेंथ ली है और अगले इलेक्शन में ये अपोजिशन के लिए अच्छी खबर मेरा एक सवाल, ये मेरी राय है। एक सवाल मुझे ये बताएं कि आज तक वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने अपोजिशन लीडर के मफाद भी कोई काम किया? भाई ठीक है, किसी ने काम और अपने ही करना चाहिए, साढ़ा करना चाहिए, क्यों है हमारे साथ। अच्छा यार, ये आज हमारे दोस्त भी हैं, हमारे कोलीग भी हैं और सियासत भी करते हैं जनाब, MNA हैं, ये कुछ कह रहे थे, सुनो ये क्या था? आमिर लियाकत साहब, आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और सर कौन लाया है आपको? लाया कौन है? वही लाए। अच्छा बस ये बातें सवालिया निशान छोड़ गए। नहीं, ये तो बड़ा सबत आ गया कि लॉ मेकिंग को है। यार ये मेरा नुमाइंदा है ना, ये तो इतनी बड़ी मुंह पे चपेट मेरे मार के गए हैं कि मैं तुम्हारा लॉ मेकर नहीं हूँ, मैं किसी के कहने पे आऊँ। यार इससे बड़ी डेमोक्रेसी की कोई इंसल्ट हो ही नहीं सकती। यह अमल लियाकत ही कर सकता है पूरी दुनिया में। ही बेटर रिजाइन। अगर वो इतना कोई उसको लेके आया वाली सुबह वाली बात, मुझे बताएं, ये मेरा, मैं उसको वोट दे रहा हूँ और अगर वो मेरे वोट की इस तरह बेइज्जती कर रहा है कि किसी के कहने पे आया हूँ, किसी के कहने पे चलाऊंगा, उसका राइट है। मैंने मुझे आप इसका जवाब दो। वो मलक से मैं उसका जो कैसा दूँ, कल से मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स नून लीग कह रहे हैं जी ना फोन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। भाई इतने अवाम का दर्द है, को किसके नाम आ रहे हैं, एक्सपोज करो इन लोगों को। भाई आप हमारे नुमाइंदे हो ना, अगर आपने हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी और किसी के इशारों में जाके वोट लेना या लेना है, फिर मेरा वो कैसे? सलाम भट्टी साहब, आपको सलाम। कोई भी है ABC भट्टी साहब, अगर आज शहबाज शरीफ भी कह रहे थे फोन आ रहे हैं, मौलाना साहब भी कह रहे थे, इतनी जुर्रत करें ना, किसको आ रहा है, कौन कर रहा है? तो क्या ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है कि गाड़ी में बुर्का पहन के जाके एक्सपोज कर रहे हैं रात को? मतलब है ये व्हाट इज दिस भाई? फिर तुम मेरे लीडर कैसे हो कि एक फोन कॉल पे आप अपने जमीर के मुताबिक बात ही नहीं कर सकते? और सरू कहते नहीं आप इधर थोड़ा सा स्टैंड लें। अब हमने हमेशा आपकी जो नहीं, आपकी मोहब्बत में मैं बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये तौहीन है अवाम की, ये तौहीन है वोट की, ये पाकिस्तानी अवाम की इंसल्ट आप कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जब आके बार बार कहते हैं ना किसी का फोन आता है तो मुझे चपेट मारते हैं। दे आर इंसल्टिंग मी काजी साहब, बोलो ना जरा। मलक यूम दिला और कितने वो माशाल्लाह तारीख तो ना सुनहरी है लिखे। तो बोले। अच्छा मलिक साहब, बात ये है कि हम जो है वो रो पीट ही सकते हैं ना, जो हम रो पीट रहे हैं। मतलब हम तो ये, मैं आपसे पूछता हूँ क्या यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, फांसियाँ लगे, लोग मार्शल लॉ 87,000 कोड़े मारे गए, ठीक है? तो हुण इन्हां दे पिछे टुर पईए कि एस्टैब्लिशमेंट में सिविल आज़ादियां लेने जाना है, तो फिर अगो आवाज़ है मानुल्लाह दी साढ़े ते ना रहना, जागते रहना। एक फिक्र मेरा, ये लोगों को बताएं, अल्लाह ताला ने ये फ्राडी, मेरी सुन लें, कितनी बड़ी अनायत है कि ये 22 करोड़ की ज़िंदगियों की डेफिनेशन करेंगे, लॉज बनाएंगे कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। सोचें ये कितनी बड़ी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी इन पे ब्लेसिंग है यार। और ये कह रहे हैं किसी के कहने पे आ गए, किसी के कहने पे चले गए, तो कैसे बरीउल ज़िम्मा कर सकते हैं यार? वोट लोगों ने आपको दिया ना, तो आप मेरे वोट की हिफाजत नहीं कर रहे और लोगों के दूसरे फोन पे चले गए। तो पहले भी कहा कि एहतराम से मुझे बताएं, मुझे यही मेरा आप दोनों से सवाल है, मुझे बताएं ये बिल पास होने से इलेक्शन की शफाफियत किधर गई, हमें क्या मिला? ये जवाब जरा शहबाज शरीफ साहब से भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का आज ये स्याह तरीन दिन है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। स्क्रीन तो रोशन थी, कोई अच्छा नजर नहीं आया। अच्छा काजी साहब 2 मिनट नहीं रहा गया। सूरज सवा नेज़े पे था, शहबाज शरीफ को स्याह तरीन दिन नजर आया।
भट्टो को इस मुल्क में हर लीडर के कुछ सैकड़ों स्याह दिन आए हैं, तारीख का स्याह दिन आया। जुल्फ़िकार अली भट्टो को लिखा वो फांसी, वो स्याह दिन था। उस वक्त नवाज शरीफ वगैरह ने जश्न मनाया। 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं, नून लीग ने जश्न मनाया। उस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए स्याह दिन था। फिर पीपल्स पार्टी की टूटी तो नून लीग ने जश्न मनाया। जब मुशर्रफ ने कू किया, बेनज़ीर साहब ने मिठाई खिलवाई। आपको पता है इस हिस्ट्री का कि नहीं? तो पहले बताओ, वो मेरे लिए तो हर स्याह दिन है। जब 99% लोगों को तुम पानी साफ पीने का नहीं देते, तालीम नहीं देते, रोटी नहीं देते, इंसाफ नहीं देते, सड़क नहीं देते, उसको उसके बुनियादी हकूक नहीं देते, तो यार मेरे लिए कब होगा स्याह? तुम्हारे हर जब आपके खिलाफ फैसला हो स्याह दिन है। सुआ सरज नेड़े थे। इमरान खान के लिए आजकल तारीखी दिन है। आज का कामयाबी का झंडा लगा दिया उन्होंने, मकबूजा कश्मीर आज़ाद कर दिया। शहबाज शरीफ के लिए स्याह दिन है। अवाम का दिन कब आएगा जब उसकी जिंदगी रोशनी की तरफ जाएगी? जो मकसद है सब। हर पार्टी जब उसके खिलाफ फैसला हो, आज स्याह दिन है भाई, तो तुमने सारी तारीख ही स्याह की हुई है। एक और जरा स्याह दिन का मंजर भी देखते हैं, जरा बिलावल भुट्टो साहब भी बोले थे आज, वो सुनाइए। अगर हुकूमत के ट्रेजरी बेंचेस 222 वोट्स क्रॉस नहीं करते तो जो वो कानून बनाना चाह रहे हैं वो कानून नहीं बनते। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनका जो कानून साजी है वो रूल्स के मुताबिक है तो हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों चैलेंज करें? बस कंपनी की मशहूरी कोई है, अच्छी ऐसी बात होता रहता है हर जगह। कल शमीम साहब ने चैलेंज किया था, राणा शमीम साहब ने चैलेंज किया था। चलिए मेरा जो असल आपसे सवाल, भट्टी साहब, ये चैलेंज दोनों का हक है और ये कानूनी हक है। ये भी पार्लियामेंट ने दिया मुकद्दस। आज ये पार्लियामेंट जिसको मुकद्दस कहते हैं उसकी तौहीन कर रहे हैं ये पॉलिटिशियन। मैं नहीं कर रहा, ये कानूनी हक है। 13 साल से सिंध में लोग रह रहे हैं। मलक साहब ईमानदारी से, यार हम आवाम के हैं, उधर की आवाम को उनका हक दे रहा है, उनके लिए शायद दिन कब खत्म होगा? साहब आपको इधर लाहौर के आ जाते हैं हम, लाहौर में छोड़े में आपको याद है 7 में धमाका हुआ था और पता है कितने लोग मरे थे? मुझे पता है क्यों मरे थे, अल्लाह माफी दे, वो इसलिए नहीं मरे थे, जख्मी थे। 90 किलोमीटर क्लोजेस्ट हॉस्पिटल था। तो क्या ये उस आवाम का स्याह दिन नहीं है? यार क्या कौम को गुमराही की तरफ ले जा रहे हो? जहां आपका जाती मफाद के खिलाफ कोई बात हो स्याह दिन है, जहां आप गरीब आवाम के हुकूक सलम करो वो तुम्हारी कामयाबी है, उसमें तुम जश्न। अच्छा भट्टी साहब, काजी साहब, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरी एक असेसमेंट है, मैं चाहूँ दोनों आप उस पर बोलें। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये 1 करोड़ जो एडिशन हुआ है वोटर का, इससे बेनिफिट ये होगा कि पीटीआई 15 से 20 एक्स्ट्रा सीटें ले जाएगी, और उनकी असेसमेंट ये है कि यही सारा फ़र्क है नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का। डू यू बाय दिस आर्गूमेंट कि अब इमरान खान पहले से ज़्यादा महफूज और मजबूत हो गया? भट्टी साहब, काजी साहब, मैं देखें वही नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्शन, लेकिन मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, हम पर्सपेक्टिव या तनाजुर दे सकते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। बिल्कुल सही है। मेरा पर्सपेक्टिव और तनाजुर ये है कि अगर ये इकनॉमिक डिटीरिएशन इस तरह कंटिन्यू करती है, मैं आज आपको एक खबर दूँ, तकरीबन पिछले 2 महीने में ईरान के साथ हमारी सरहद जुड़ती है ना, गुरबत, ये भट्टी साहब ने जितने मसाइल किए हैं, 200 स्ट्राइक्स हुई हैं और कोई ऐसा शोबा नहीं थी जहाँ स्ट्राइक्स नहीं हो रही। ईरान में, ईरान की आज की मैं बात कर रहा हूँ। ऑयल के सेक्टर में उनकी जो शुगर केन ग्रोइंग में उनकी टीचर्स, वो लोग कहते हो सानू तनख्वाह दो। माफी चाहता कादी साहब, मलक साहब, आप आज सुना स्टेट बैंक को भी कोई ऐसी तरमीम की है कि वर्ल्ड बैंक के या वो बिलावल साहब ने तो सीधा किया। बिलावल साहब ने ये कहा कि आपका स्टेट बैंक जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, हमारे यहाँ से निकल के, उन्होंने कहा IMF आज करो, मैं उनको करेक्ट कर, ये उन्होंने क्या वो गलत कह रहे हैं। हजूर ये जा चुका है कब का। अच्छा, ये तो हमें अब फॉर्मेलिटी है। मैं कब का जा चुका हूँ, मुझे सदाएं तो सदाएं मुझे ना दिए। मैं किसी और का कोई और बात ये है, सब आप तो बड़े टारी हैं। हाँ, ताड़ी माड़ी तो है। बात ये है कि देखें वो कब का जा चुका है। ये हमें फॉर्मेलिटीज हैं। ये तो चिट्टा गोरा नजर आंदा जाए, सीधा हाथ मार के साढ़े हाथ से निकलने शुरू हो जाए। साहब, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये बताएं। इम्पैक्ट ये है कि इस वक्त प्रैक्टिकली जो था ना, जिस समय डॉक्टर इशफाक हसन खान आए थे, हमारी इकॉनमीज को वर्चुअली टेक ओवर। पहले वो खुद आके हुकूमत करते थे, गोरा यहाँ आता था, यहाँ बैठा होता था, यहाँ DC गोरा बैठा हुआ था 47। मलक साहब, मैं आपसे सवाल, अब वो सुना है जो स्टेट बैंक के गवर्नर के दस्तखत होते थे, मेरे प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं कि अब IMF के नुमाइंदे, इज इट पॉसिबल
देखें जी, मैं तो मतलब काजी साहब मुझे बताएं इसका मकसद क्या है, क्योंकि इस पे एक यकीनी बात है, अगर मेरे मुल्क का स्टेट बैंक का कंट्रोल डायरेक्ट पहले इनडायरेक्ट था, वो आप ठीक कहते हैं, हम IMF के गुलाम थे, नहीं अब इसमें क्या उन्हें नई पावर्स दी गई हैं IMF को? मलक साहब एक तो आपके मुल्क में IMF का नुमाइंदा होता है, और ये तो आए इजिप्ट से एज ए IMF के नुमाइंदे, इन पे तो सबसे बड़ी तनकीद ही यही है कि ही वाज वर्किंग फॉर देम। मतलब ये जो लास्ट डे था ना इनका पाकिस्तान आने से पहले, ही वाज एम्प्लॉई ऑफ द IMF। साहब ये यहाँ पे तो के जो बहुत जिन लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, चाहे वो अकबर जैदी, डॉक्टर अकबर जैदी हों, जनाब मतलब कैसर बंगाली साहब हों, मलिक यूम साहब तो खैर आपकी तबके के देखो मलक कयूम की तारीफ कैसे हमारे दोस्त ताहिर मलक करवाता है, मलक का नाम मिले मलक नहीं करता। वो बेचारे अकेले आ गए हैं, ऐसे बहुत से और नाम हैं जो अब सामने नहीं आए, लेकिन चले छोड़ें बात। ये क्या बात हम कर रहे थे यार, गल बुला देंगे मलक साहब। ये पूछ रहे हैं कि IMF का क्या इम्पैक्ट आएगा। ये IMF का इम्पैक्ट आ चुका है। ये जो उन्होंने वाशिंगटन कंसेंसस की बात की थी, ये उनके दरमियान हुआ था। ये मुल्कों को अब यानी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है हमें गुलाम रखने के लिए, अब रिमोट कंट्रोल से हम चलाएंगे। रिमोट कंट्रोल अब ऐसा फिर ये तरमीम होनी चाहिए थी। मैं देखें, बल्कि मैं ये समझता हूं कि मलक साहब कुछ इस तरह की इंटरप्रिटेशन है, कुछ टाइम लगेगा। वैसे इस पे हम रिसर्च कर लेते हैं मजीद, में आसानी हो। ये अगली बात है, मुनासिब बात नहीं, हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। और इब्तदाई बात ये है कि स्टेट बैंक जो है ना, बराह रास्त वो उससे सवाल कर लेंगे, बराह रास्त आपसे पूछ लेंगे। यानी कि स्टेट बैंक बजाय पाकिस्तान की रियासत के नुमाइंदे के करने के, वो बराह रास्त आपसे डील करेंगे। ये कुछ अभी की इंटरप्रिटेशन है, इंशाल्लाह कल हम इसको पीस ऑफ लेजिस्लेशन आज हम देख के इस पे बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अच्छा आज 13 बंदे अपोजिशन के नहीं आए, बंदा तबीयत खराब हो जाती है, बंदा जो है। अच्छा काजी साहब ये बताएं, जो बंदे इनके अपोजिशन के साथी इनको छोड़ जाए तो इसका शिकवा किससे करें? जो बंदा आपके लिए ऐसे मौके पे नहीं आता, आपका नहीं होता, इसका मतलब है इन्होंने भी जबरदस्ती लालच या किसी को वीडियो दिखा के साथ रखा होगा। बात को दोहराऊंगा, इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिपेटिटिव, बात भट्टी साहब ये है कि जब आपकी जुड़त की वजह मफादात हों, नज़रियात ना हो, तो फिर आपको किसी की लॉयल्टी पर यकीन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना साढ़े तना रहना, मतलब जागते रहना। अच्छा, 2 पॉइंट्स हैं उस पर आप दोनों ने नहीं, मैं 2 दफ़ा आपसे दोनों से सवाल किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आने से और ये ओवरसीज़ के आने से, सादा सा सवाल है, पीपल्स पार्टी और नून की सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इलेक्शन सियासत पे, ये मुझे बताएं। देखें, मैं समझता हूँ कि जो मशीनें इससे पहले मौजूद हैं, वो मशीनें बड़ी हावी हैं और उन मशीनों ने ही फैसले करने हैं। उन्हीं मशीनों ने मियाँ साहब को 3 दफ़ा वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनवा दिया था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इसकी एक वजह ये है, बिल्कुल एक वजह तो ये है, कहाँ है दुनिया में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता? कोई एक मुल्क बता दें, अमेरिका से लेके आज तक। लेकिन आप अवामी रूल कैसे लेते हैं? मलिक साहब अवाम में जड़ें पैदा करते हैं। जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, साफ़ पानी का गिलास तो दे नहीं सकते और यहाँ तहरीक चलाने निकले हो। यहाँ देखे ना, सिविलियन बजट तो आपके पास होता है ना, डेवलपमेंट का बजट तो आपके पास होता है, तो या इवन फौज का बजट भी आप ही देते हैं ना असेंबली में बैठ के, तो रोक लिया करें ना अगर पसंद नहीं है आपको तो जब आपकी आवाम में रूट्स नहीं होती तो फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा भट्टी साहब, 167 ममालिक हैं जिसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें सिर्फ 8 जो है वो ये मशीनें इस्तेमाल करते हैं। इंडिया कर रहा है हमारे साथ, इंडिया में भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ये शक को मैं आपको पॉजिटिव बता रहा हूँ, इंडिया में ये बहस शुरू हो गई है कि ये रिलायबल सिस्टम। चलो मैं नेगेटिव बताता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा इसके तहत प्योर शफाफ होंगे, मुझे तो नहीं पता, मेरी ख्वाहिश जरूर हो, लेकिन जिस 70 साल पे हर इलेक्शन पे धांधली का इल्जाम लगा रहे हो, उसको बेहतर तो करना इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, 3 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, क्यों इसरात नहीं लाए? हमने तो नहीं रोका। नून लीग की रही, क्यों इसरात नहीं लाए? अब भी बैठ जाए, मैं कह रहा हूँ अब भी बैठ जाए। एक मिनट, मकसद धांधली रोकना होना चाहिए, ये नहीं कि धांधली मेरी फेवर में हो। देखें तीनों पार्टियां माशाल्लाह, इनके लीडर तो बहुत बड़े टाइकून हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से बात करें, हम दुनिया के बेस्ट माइंड बुलाएं, उनको तीनों को बिठाएं, उसका एक फाइंडिंग निकलवा लें। ये तो करने ही नहीं चाहते, इन्होंने तो काम चल रहे हैं, 20,000 वोट है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी निकल रहा है, इधर वो हिल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वो निज़ाम हिल गया जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। भट्टी साहब बताते हैं कि 10-10, 15-15 हज़ार छुपे। और मैं एक बताऊं, क्या नाम है हमारे जो ये नादरा के जो चीफ है मलिक साहब,
मलिक तारिक साहब गाल तारिक मलिक इज अ ब्रिलियंट एंड अपराइट मैन, और उसने दुनिया में जाके इवन टैक्सेस के जो टैक्स का निज़ाम है उन्होंने ठीक किया। वो आईटी के टॉप 100 बंदों में से आते हैं। खैर से ये वही आदमी है जिन पे हमारे अजीम मुशान लीडर जनाब चौधरी निसार अली खान साहब ने पर्चा करवा दिया था। कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान में बढ़ देना है जी, आ जाए तो फिर छड़ना नहीं। ये अजीम लीडर जो बैठे हुए हैं ना वहाँ पे माशाल्लाह चौधरी निसार अली खान साहब, हालत चुक लिया नहीं चुके बात। अच्छा वैसे चौधरी निसार के ना कुछ बड़े खैर खां हर तीसरे दिन उसको अहम बना देते हैं, हालांकि वो अपने हलके में भी अहम नहीं है। और यार आज तक जो मैंने इन्वेस्टिगेट स्टोरी मुझे कहीं नहीं आया कि उससे किसी ने राब्ता किया हो। चौधरी निसार को बड़ा अहम रोल मिलने वाला है, कायदे तो वापस आने वाले हैं चौधरी निसार के रूप में। भाई खुदा दा वास्ता है, बड़ा अहम सवाल है। मैं एक मफरूजियाती आपके पास सवाल करने जा रहा हूँ दोनों से। मुझे ये बताएं, ABCD जितने भी टाइकून है यहाँ पे जो सियासत में बड़े बड़े माल, इनकी अगर 1 साल के लिए तमाम अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं तो इन्हें केड़ा लीडर बड़ा रह जाएगा? अद्धे दूंजी मर जाएंगे। देखो लीडर पाकिस्तान में बन ही वो सकता है जिसका अकाउंट बड़ा हो। इसका अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए, मिसाल तौर पर डंग देखो ना, वो जो एलन वुड्स ने ह्यूगो शेवर्स को जाके कहा था ना। अच्छा भट्टी साहब से एक सवाल है, बेनामी बड़े अकाउंट रखे ने। मेरी एक इतला है कि लाहौर में कुछ पुलिस अफसर हैं काजी साहब जिन्होंने बेनामी कब्जे अरबों रुपए के करे, उनके खिलाफ तहकीकात हो गई। दुआ करें असल डाकू पकड़े जाए। अच्छा भट्टी साहब एक सवाल है क्योंकि कब्जा माफिया भट्टी साहब ब्रेक आ जिसे इमरान खान अक्सर कहते थे कर तो कुछ नहीं सके। इमरान खान साहब की वैसे बात अच्छी है, बातों में आसमान में पहुंच जाएंगे, एक कदम आगे नहीं उठाए। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये एक बड़ा यहाँ पे बहस चल रही थी कि जी पंजाब भी खतरे में है, ये भी खतरे में है, अपोजिशन छाड़ जाएगी। आज की ये जो वोटिंग हुई है इस्लामाबाद में, जो डोमिनेशन दिखाई है PTI ने, उसका पंजाब पे क्या असर पड़ेगा? पंजाब पे ये करेगा, परसों रात से जहांगीर तरीन अपने दोस्त इमरान खान को रेस्क्यू करने के लिए आज कामयाब हो गए हैं। वाह वाह वाह। तो पंजाब में जब इमरान खान साहब जब तक रहेंगे उस वक्त तक उस्मान बुजदार साहब पंजाब को तबाह करते रहेंगे, उसमें फिक्र ना करें। अच्छा वो नहीं जाते। खबर निकाल दी है ये ना मैंने, क्योंकि जिसने सारी इत्तेहादी नाराज जमातों को अचानक मनाया, 11 नवंबर को ये मोहर किया गया, ऐसे ही है जिसने मनाया ना उसने भी। अच्छा भट्टी साहब आपको भी भट्टी साहब एक बात बताएं, इत्तेहादी ना अपनी मर्जी से आए थे ना तो पंजाब में अब नहीं भट्टी साहब नहीं, तो भट्टी साहब मैं आपकी बात ये समझूं, जो दीगर लोग इस वक्त उम्मीदवार हैं बड़े इसी तबाही करने का, उन्हें कुछ अर्सा वेट करना पड़ेगा। नहीं देखिए इमरान खान साहब बड़े जिद्दी खिलाड़ी हैं, वो नहीं मानते, वो जो उन्होंने मनवानी थी मनवा ली। बहरहाल पंजाब की नंबर गेम अदम एतमाद की पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाहालत मजबूरी वसी तर मुल्की मफाद की खातर लोगों ने। साहब आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी खबर ये थी कि एक बहुत ताकतवर शख्सियत को इमरान खान साहब ने वादा किया था कि इतनी तारीख के बाद पंजाब में तब्दीली आ जाएगी। एम आई राइट? मेरी गाल सुनो, नहीं आएगी। खान साहब ने यह भी वादा किया था वर्ल्ड बैंक IMF के पास नहीं जाऊंगा। वो तो खान साहब 2 मिनट ठहर देना, खान साहब ने यह भी कहा था इलेक्शन वो ना इस्लाहात लाऊंगा। मैं धांधली के खिलाफ हूँ। डस्के इलेक्शन का क्या हुआ? उन्होंने कहा था इलेक्शन हर अदारे में इस्लाहात आएंगी, शफाफियत होगी, 2 नहीं 1 कानून होंगे। मालम जपा में परवेज खटक मक्खन में बाल की तरह निकल आए। रिंग रोड पिंडी का खुद वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खरबों रुपए की करप्शन, एक बंदा बता दे पकड़ा गया हो, तो एक सिंगल बता दे। लेकिन एक तब्दीली ऐसी है जो कोई नहीं रोक सकता, और जो आती है वो कैलेंडर में डेट महंगाई भी है, डेट बदल गई है। आज 3 तारीख हो गई है, आज 4 तारीख। भट्टी साहब मैंने महंगाई रुकती है इस मुल्क में, महंगाई रुकी है कभी आपने कहा? तो वो भी चलती रहती है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जो है ना कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें वो जिसने कहा था ना कि क्या चेंज सोल फोर्सेस। मलक साहब और कादी साहब दोनों से गुजारिश है, हमारे लीडरान बिमा मेरे किसी भी गुफ्तगू से इंप्रेस ना हुआ करें। देखिए उस बंदे का अमल क्या है, जो भी है, खूबसूरत बात, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, साफिया कुछ भी है, खूबसूरत बात। साडा काम है, कहता मैंने टग्या वे टग्या तेन चोर लै चले। उन्हें कहा चौधरियों को भी पट्ठे खाने खाते, चोरों को भी पट्ठे खाने ने। साडे वालों पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, मुशर्रफ दी आए, नून दी आए, इमरान खान दी आए, या जीरे सब्जी वाले दी आए, अल्लाह करे उहदी भी आ जाए, क्योंकि उहदे बच्चे भी रोटी खा रहे। इस मुल्क चाहती थे अलीट शराफिया माफिया दी हुकूमत ही ने। बहरहाल ये तो है, लेकिन बड़ी साहब अब ब्रेक है, और ब्रेक की बातें हैं कि आज एक और भी साथ डेवलपमेंट होती, थोड़ी ओवर शेडो हो गई, जो असम्बली में चूँकि बड़ा रंपस था। ये मरीम नवाज साहबा पेश हुई हैं वहाँ पे, और आज टाइम
नैब ने मांग लिया यार कदों तुसी भी कोई काम कर लो और जो देख लो ये अंदर जी अजीम तुसी अपना यादाश्तां हैं ने उदियां कमर जमान चौधरी साहब दियां कितने खंदर हो रह गए ने। बारह आज जज साहब ने कहा चलो कोई ले आओ सामान तुसी भी। तो एक ब्रेक के बाद और मुझे लगता है कि वो टाइम फिश हो गया क्योंकि बड़े आधा सेकंड ब्रेक में है ना। आप ठीक कह रहे हैं, ये जो नैप ने टाइम मांग लिया ना, हो सकता है आज के जो बिल पास होने का भी कोई लिंक हो उसके साथ, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी बात की। चले हमें कोई पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं और वापस जब आएंगे तो मरीम नवाज साहब का क्या शमीम साहब राना शमीम साहब वाला खेल जो है किसी काम आया या रायगां गया, और अगला खेल कौन सा तैयार हो रहा है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, आज मरीम साहबा की पेशी थी और जनाब सफ्तर जो साहब हैं वो भी पेश हुए और एक ख्याल ये कल जाहिर किया जा रहा था कि ये सारा जो खेल राना शमीम साहब के तरफ से आया है वो उसके बाद शायद ये जो जस्टिस आमिर फारूक जो है, मगर वो तो हैं, उन्होंने बाहर आके कुछ कहा है, वो मैं सुनवा देता हूँ आपको मरीम साहबा ने और फिर बात करते हैं। अगर इस मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता है और उसका रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो उससे कबल 2023 में वो इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। ये तो बहुत बड़ी बात है, मदद के लिए ना कभी आज तक हमने कोई बंदा भेजा है, ना हमने कोई रिक्वेस्ट की है, ना कोई तरला की था। भट्टी साहब, अच्छा कादी साहब गुजारिश है, उन्होंने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। मोहतरम मरीम नवाज साहबा ने फरमाया, यही कराया ना कि जिन मुश्किलात से इमरान खान ने डाला है, 3 दफ़ा इनकी हुकूमत रही, क्यों इन्होंने शफाफ इलेक्शन का अरेंजमेंट नहीं किया? ज़रा मेरी ये रहनुमाई करें। आज इस नुक्ते पे आज 10 मिनट लगाते हैं। नहीं वो तो 3 दफ़ा इक़्तिदार रहा हो। 1991 की अखबार की कटिंग मेरे पास पड़ी है कि नवाज शरीफ ने कहा था 1 साल के लिए मुझे हुकूमत मिल जाए तकदीर बदल देंगे। मुझे बताएं मलक साहब, हम सियासतदान सारे काबिल एहतराम हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत और इनकी हुकूमत में कोई फर्क नहीं, इमरान खान में होगा यार। उन्होंने ये 3 दफा इनकी हुकूमत रही, आज ये इलेक्शन की धांधली का रोना हो रहा है। 3 दफा इन्होंने क्यों नहीं बेहतर किया? साहब देखे ना, आपने उन्होंने बात ठीक की थी, तकदीर की थी, थोड़ी कैसी उन्होंने, वो तो अपने वाले खाना की गल कर रहे। भट्टी साहब आपने इंतहाई खूबसूरत बात की है। देखें एक असूल है, आप इस्लामी वाले से समझ रही हैं, अकल के वाले से, जब आप अपने आप को माइनस करके कोई चीज़ नहीं ना बनाते, इज्तमाइयत के लिए, इंसानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, वो होती है सेल्फिशनेस। वही आप वाली बात है, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ था तो मैंने कहा ये इलेक्शन मेरे फ़ायदे में है, लिहाजा ये चेंज नहीं होगा। मेरा थोड़ा सा इमरान खान पे ये भी इतराज़ है कि खान साहब पता है क्रिकेट में रहे हैं और इन्होंने फ़ंड रेजिंग की है, इनकी बहुत रूट्स हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, क्योंकि मैं खुद भी ट्रैवल करता हूँ। तो उन्होंने, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत काम किया, मगर दिल ही दिल में उन्होंने इसलिए किया कि उसका फ़ायदा भी उनको होगा। तो पाकिस्तान की वो लीडरशिप जब तक नहीं आएगी जो अपने आप को माइनस करे और पाकिस्तान के लिए फैसला करे। मलक साहब, आप शफाफ इलेक्शन के करोड़ दफा नारे लगाएं, लेकिन जो इक़्तिदार में कादी साहब जरा गेम जरा छोड़ दे तो मैं अर्ज करूं। मैंने एक ट्वीट पढ़नी है, नहीं मैं पढ़, इसके बाद पढ़े। जो 2 जमातें 40 साल मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रही, उन्होंने शफाफ इलेक्शन के लिए नहीं किया मुजरमाना गफलत नहीं है उनकी? क्या उनसे कोई सवाल नहीं बनता? मैं तो उनकी क्या बीके पाकिस्तान मेरा कोई इख्तियार नहीं है? इनसे पूछो, भाई मेरे मुल्क में मुसल्लत रहे हो आप नहीं 30 साल, तो आपने क्यों नहीं सलाहत की? मैं यही इमरान खान साहब, यह मेरा राइट है कि भाई करप्शन बढ़ रही है, आप कहाँ सोए हुए हो? मैं तो इमरान खान को आज भी कह रहा हूँ, मैंने कभी उनको डिफेंड इस बात पे नहीं किया कि करप्शन खत्म हो गई। नहीं सही कह रहे हैं हम। कादी साहब, इनसे सवाल आप क्यों नहीं करते? क्या मरीम साहिबा ठीक है, आपकी फेवरेट लीडर है, अच्छी बात है, वो कह रही हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन, क्यों इनके वालिद साहब 13 से 18 तक से शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं कराए उन्होंने? उनके वालिद साहब और मरीम साहबा ने तो इस हवाले से बात नहीं की, मुझे फिर बात दोहरानी पड़ रही है। उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि 3 दफ़ा हम 2 नंबर तरीके से आए थे और टीवी पे बोला उन्होंने, भी क्लिप निकलवा लेते हैं। शायद खान अब्बासी साहब ने कहा तीनों स्टोलन इलेक्शन के जरिए आए। दूसरी तरफ भी चलते हैं ना, सेक्रेटरी राइस की जो बुक है बड़ी मशहूर है ज़माना, उसने लिखा है कि हमने मुशर्रफ से जब अबू धाबी में मुलाकात हुई मोहतरमा बेनज़ीर की, तो इट वाज क्लियर इन 2006 इट वाज डिसाइडेड कि आगे पीपल्स पार्टी आ रही है। और मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड वाक़या सुनाने लगा हूँ। जंगीर, अपना आसमा जंगीर के घर में, वो बड़ा मशहूर जो सेनेटर है, उसने हमें बता दिया था
मैं खुद सेनेटर कौन? वो यार वो जो जॉर्ज सोरोस, क्या नाम है उसका, अमेरिकन था वो, करेंसी का कारोबार करता है, ही सेड दिस टू जॉर्ज सोरोस। उसने बता दिया। तो उसने कहा भी अगले, तो जिस मुल्क में ये हालत हो कि बाहर वालों को पता हो 2 साल पहले कि यहाँ किसने आना है, यार इलेक्शन का कुछ करें। नहीं, फिर मैं भट्टी साहब का सवाल रिफ्रेज करता हूँ। नवाज शरीफ साहब, मरियम, अपना पीपल्स पार्टी के ये पिछले 30-40 साल क्या करते रहे हैं? हिस्से क्यों आज़ाद नहीं करवा सके हमें? आज आ गए हैं डेमोक्रेसी के लिए, हमने बड़ा जो है फतह करना है एस्टेब्लिशमेंट को, तो आप हमारे पीछे चले। मैं दोनों से एक छोटा सा सवाल बताएं, जब इख्तियार मिलता रहा तो ठीक था। देखिए इमरान खान साहब की जो मोरालिटी थी ना, जो खूबसूरती थी, वो मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। एक करप्शन के बाद आवाज़ उठाई, दूसरी धांधली। अब ये जो डस्के की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अगर आप खामोश हैं तो मैं समझता हूँ वेरी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। क्यों भट्टी साहब आप क्या कहते हैं? 100% इमरान खान पे अखलाकी जिम्मेदारी थी। 22 करोड़ आवाम का इत्मीनान उनसे पूछ रहा है कि भाई आपने 126 दिन धांधली के खिलाफ धरना दिया, और मैं कहता था धरना ठीक है, धांधली के खिलाफ लोगों को बाहर निकलना चाहिए। सही है। आपके दौर में धांधली हुई, चाहे वो पीटीआई के है मलक साहब, चाहे वो डीपीओ है, इन्हें फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी पर तो इत्मीनान हमारा तो इमरान खान साहब जो हैं, उनको तारीख में मैं एक एज अ स्पोर्ट्समैन, मैं उनका बड़ा मैडली उनका फैन था। पॉलिटिकली तो मैं नहीं हूँ, पॉलिटिकली मैं नहीं। वो सेनेट के इलेक्शन में भी कैमरे पकड़ के मैं पता नहीं यार उसका नहीं। बात ये है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है सारे इलेक्शन ही चोरी दसी, उन्होंने तो पूछते नहीं, किसी ने बुलाया उसको, कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया कि वो 3 इलेक्शन तू असी चोरी करके तो देते सन। नोबडी टॉक्स अबाउट इट। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सूबे की गवर्नमेंट बैठी है, 18वीं तरमीम हुई है, इतने वारदात हुई होनी है। कादी साहब लैंड हाजिर से इमरान खान को कर लो, मेरा तो लीडर नहीं हो। कादी साहब आपकी बात सुन ली है, सुना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो बार बार ये उसको सिलेक्टर कहते हैं ना, वो कहते हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन पे ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो इलेक्शन ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने, हो सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन इन सब लोगों को बुला ले जो उनको सिलेक्टर कहते हैं, क्योंकि सुना है कि मुशावरत हुई है। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो पूरी इलेक्शन कमीशन पे सवालिया कर दिया, सिलेक्टर कर रहे, रिजल्ट तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था, पीछे कोई भी था, तो वो इलेक्शन कमीशन तो बरीउल जिम्मा नहीं हो सकता। अगर ये बुला लेते हैं इनको वाकई, क्योंकि सईद मेहंदी के दामाद है, नहीं मुशावरत हो रही है, मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा यार इलेक्शन कमीशन की बड़ी तजलील हो रही है, ये सिलेक्टर कह रहे हैं भाई रिजल्ट तो आपने देते हो इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये मैं आपको खालिद साहब की ट्वीट सुना दूँ। आज अगले इलेक्शन के लिए EVM मशीन इमरान खान के ज़रिए कानून साजी करवा के लाई जा रही है, मगर उसके लिए नहीं लाई जा रही, यानी ये खान साहब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं लाई जा रही। ये कहना है ख्वाजा साहब का, उनके लिए फिर लाई है, ख्वाजा साहब को फ़ायदा होगा। उन्होंने मशीनें तो पहले ही काम कर। अच्छा, एक छोटी सी खबर आपको, छोटी सी आपको खबर दे दूं, हमारी जो असेंबली है ना, सेनेट असेंबली, उसमें सारी मशीनें मौजूद हैं, आप इस तरह वोटिंग कर सकते हैं। और कमाल की कितनी अफसोसनाक बात है, हमने मशीनें इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आप जैसे काजी सईद जैसा समझदार आदमी ने बताया कि भाई ये किसी दूसरे मुल्क का गिफ्ट है, आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास ही ली जाएगी। तो हम तो अपनी असेंबली के अंदर मशीनें नहीं लगा सके। नहीं, मैं तो पहले आपको बता काजी साहब, ये ख्वाजा आसफ साहब का जो मोहतरम हमारे काबिल एहतराम लीडर हैं, उनका करा रहे हैं, तो फिर ये मुखालफत क्यों कर रहे हैं अगर वो बेनिफिशरी इमरान खान है ही नहीं? फिर इसका मतलब है कि ख्वाजा साहब इस वक्त मुखातब हैं, इमरान खान के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, ख्वाजा साहब मुखातब होंगे नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और मरियम साहिबा और उनसे कि भाई आप ये गलत एहतजाज कर रहे हैं, ये इनके लिए नहीं लाई जा रही, ये हमारे लिए, उनके लिए, उनके। अच्छा, तो फिर इनका एहतजाज मलक साहब बनता नहीं। देखिए इमरान खान एक कड़वा सच है, पूरी तमाम सियासी जमातों ने पूरा जोर लगाया इमरान खान को। मेरा तो वो डट के खड़ा है कप्तान। वो मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपने कन्फ्यूजन आपसे ख़त्म करता हूँ। किसी का कहना है कि ये जो लब्बैक को जो परमिशन मिली है, ये भी कोई इलेक्शन की कहते हैं हिस्सा है। फिर कुछ डेटों का बड़ा रफड़ चलता रहता है पाकिस्तान में, 19 बड़ी अहम है, 20 बड़ी अहम है, 21 बड़ी अहम है, 22 बहुत अहम है, उससे पहले ये सारा कुछ होना है। इसमें कोई सच्चाई है कि वैसी है? अच्छा यार, लब्बैक का इतना इफेक्ट नहीं होगा अगले इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ। देखिए अर्ली इलेक्शन दो सूरत हो सकते हैं। मैं तो लीगली बात कर रहा हूँ, ख्वाहिश किसी की क्या है, या इमरान खान असम्बली तोड़ दे, वो कभी भी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अवाम के पास जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। महंगाई अरूज पर, करप्शन अजूज पर, नहल अरूज पर, उनके खिलाफ अदम एतमाद आए, अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर वो स्पीकर को स्पीकर कहेगा लीडर ऑफ हाउस लाएं, ये ना लाएं तो उस सूरत में
वो मुझे अपोजिशन में दम हम नहीं लगता। सॉरी, मुझे आज बड़े ही एक अहम आदमी ने एक मैसेज दिया कि परवेज हटक आपका वज़ीर आज़म। यार ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, दो नंबर काम है सर। गल सुनो, नहीं मैं ये पर्सनल मैं बात करूँ, परवेज हटक नामुमकिन है मेरी राय में। हो सकता है भाई जो बैकडोर जवेद चौधरी साहब का कॉलम छपा है शायद, नहीं परवेज हटक रेशमी नहीं है। जिस दिन इन्होंने, मैं एक खबर दे देता हूँ अपनी, इमरान खान को तरीके इंसाफ से अलग किया तो तरीके इंसाफ को 15 को हो जाएंगी, कोई 15 को हो जाएंगी मिनिमम। वो भाई उधर है कौन सवाए इमरान खान के, उधर है कौन, जो कौन लीडर है जो फेस मुझे बता दे इस क्राइसिस में इस फेस। अच्छा यार ये भी थोड़ी बात करें, आज जो असेंबली में एक दूसरे के साथ गालम गलोच का भी सुना जा रहा है और बदतमीजियाँ भी की गई हैं, ज़रा कुछ दिखाएं जी, कुछ हमारे पास फुटेज है। तो दिस इज़ आल्सो, देखें ये देखें, गार्ड बुला लिए उन्होंने अपना लॉ इन्फोर्समेंट के जो क्या होता है सार्जेंट एट आर्म्स जो होते हैं उनको बुलाया गया शायद उनको अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या ये जो आप और ख़वातीन साहब मुझे बता दें, जो पहले इजलास में इसमें कोई फ़र्क नज़र आया तब तो याद है लास्ट इजलास में किताबें मारी गई हैं जो आपको मिलता है ना बजट वो मुझे आप बता दें, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, मैंने सुबह भी आपसे यही सवाल किया था कि पहले आती है जी लॉ मेकिंग होगी, फिर इत्तेहादी आ जाते हैं, हमने नहीं जाना, फिर पता लगता है कि पीटीए के अंदर एक ग्रुप बन गया, फिर पता लगता है कि अपोजिशन भी बटी है, एकदम 12 घंटे होते हैं वो लॉ भी बन जाता है, फिर इसी तरह लड़ाई होती है, इसी तरह मार कुटाई होती है, फिर हम जैसे टॉक शो में आके कहते हैं यार इखलाकी तौर पे हम बड़े नीचे चले गए और हम अगले हफ्ते फिर ये डिबेट कर रहे होते। नहीं तो ये इनको कोई अच्छी मिसाल कायम कर लेनी चाहिए, इनको कोई चेंज आनी चाहिए ना। अच्छा मलक साहब, एक तरफ हम सब का नुकता मुकद्दस ऐवान भी है ना, चले मैं मान ली मुकद्दस ऐवान इसलिए कि एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को बुरा भला को गिरेबान पकड़ो, बजट इजलास की मारो। नहीं क्या ये माहौल, ये जो मुकद्दस ऐवान है, ये अपने घरों में ये यही माहौल रखते हैं लड़ाई झगड़े का? अच्छा बट क्या स्कूलों में कॉलेजों में ये मुकद्दस अब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कि लड़ाई कैसे लड़नी है? खुदा का खौफ करें यार, ये मुकद्दस ऐवान है तो मुकद्दस हरकतों और मुकद्दस अमल से मुकद्दस होता है। अच्छा बड़ी साहब थोड़ा सा अगली स्टोरी भी जाते हैं, फिर टाइम बड़ा कम है। जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं जनाब आमिर फारूक, जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्हें जो है एक नाजायज़ तौर पर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश तो नाकाम ही नज़र आती है। वो बैठे हुए हैं, उन्होंने आज जो तारीख़ दी है वो नैब के कहने पे दी है, और वो उन्होंने एक पूछा कि जनाब उनकी जो फ्लैट्स हैं इनकी ओनरशिप 2 मिनट में मिल जाती है, वहाँ से जाके ओनरशिप अमेरिका अच्छा वो कोई भी ले सकता है, इतना नैब को नहीं सी, लिहाजा उन्होंने टाइम दिया, मगर कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं कि नैब के प्रोसिक्यूटर इंग्लिश नहीं लिखनी आती, क्या वजह हुई है? पता नहीं यार नेल्सन, मैंने लगता है कि उन्होंने अंदर अपना की ना है वो चौधरी साहब की जी रूह है बाहर नहीं निकल रही। कमर साहब मुझे इतना नहीं पता, अब ये सवाल की जरूरत क्यों पड़ रही है? 91-2 से वो रह रहे हैं फ्लैट, वो उनसे पूछते कि आपके है कि नहीं पता। इसमें मैं एक बात, जब आप अदालत ने कोई फैसला करना होता है तो उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है कि भाई किसकी ओनरशिप है, देखिए ना, वो ऐसे नहीं हियर से पे नहीं कर सकते, हमें पता है, सबको पता है, बादियों नजर में इन्हीं क्या यही रहते हैं, अब भी वही रह रहे हैं, बट व्हेन यू हैव टू प्रूव समथिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर अब करें ना यार, तनख्वाह इतनी ले रहे हैं नैब वाले, कम कर दे, कोई नहीं कम लगता है, वो उधर तक कर रहे हैं। फिर पनामा से 4 साल लोगों का दिमाग क्यों खा रहे हो कि ये मेरे फ्लैट इनके? अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, देखिए ऑनर ऑफ प्रूफ हमेशा सुना है, जो लुटेरा होता है उसके पास होता है, लेकिन आपने एक नया कानून बना दिया कि नहीं जी अब नैब ने साबित करना है। पहले हमने सुना था कि अगर आपकी इनकम से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी हो तो आपने साबित करना है कि जी मैंने ये हलाल तरीके से पैसा कमाया है। अब ये आपने एक नया है, लेकिन अगर यकीनी बात है अदालतें तो आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीड तब कर सकते हैं ना कि वो निकल के आए, पता चले, मतलब ये उसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप दुबई की कोई प्रॉपर्टी हो, उनकी जो सिटी गवर्नमेंट है उससे अब आपने करवा सकते हैं कि थोड़ी बहुत फीस दे के भाई ये किसका है ये किसका नहीं है, तो ये मामला है। लेकिन बात ये मैं आपको कह सकता हूँ, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं, इतना आसान नहीं है कि अदालत में साबित कर दिए, इसके लिए बड़ी आपको मेहनत चाहिए, बड़े एविडेंस चाहिए, पूरा प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। उधर मेरा ख्याल है ऐसा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट निकलवा लूँ, बट काजी साहब ने बताया, आप मेरा वो कह रहे हैं कंप्यूटर में डाले तो आपको आ जाएगा। काजी साहब मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे, देयर मस्ट बी सम लीगल सिस्टम, ओपन सोसाइटीज हैं। बात ये है कि ये बात तो तय हो गई थी ना कि जब वो जो कंपनी थी उनकी नीलसन या नेस्कोल थी, वो तो पता चल गया था उसकी बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो मरियम साहबा है, ये उसको बताया था आपके पेपर। मेरा बड़ा सादा से एक आम आदमी शहरी का सवाल है, देखने एक हद होती है ना
4-4, 5-5 साल में अगर आप फंडामेंटल ठीक- पेपर नहीं इकट्ठे कर गलत बात है सके ना। तो फिर आपका सिस्टम तो गंदा हो गया ना, आप मशकूक हो गए, शफाफियत खत्म होगी, सीधी सी बात है। नहीं, शफाफियत ख़त्म होने की बजाय आप यूँ समझें कि भाई आपने कंप्रोमाइज़ कर लिए। देखें, बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो पहली तकरीर थी कौमी असम्बली में, वही बता गई थी। मियाँ साहब खुद कह चुके हैं कि जनाब मेरे पास अगर रस्सा से मेरी आमदन से ज़्यादा तो तुसी कौन हो पूछने वाले। बड़े आदमी तो बड़ी बातें करते हैं। और अगर आप हल्फन जो है मियाँ साहब के इंतहाई और उनके तमाम अहले खाना जो भी पावर में रहे हैं उनकी दयानतदारी की अगर आप हलफ उठा सकते हैं तो मैं मान सकता हूँ। अच्छा कायद साहब, मैं सवाल ये कि अदालत में हलफ नहीं पैगाम चलता। देना है, माफी चाहता हूँ, आपकी मानत है। हमारा एक दोस्त है लंदन में रहता है, उसने कहा जी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि कादी सही साहब उनके इंटरव्यू करें, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको वो अरेंज करूं लंदन जाने का। काजी साहब वो वापस नहीं आने देंगे, पट्टी साहब चांस ना देना, खुदा था भाईजान मुझे तो एक दोस्त साफी ने कहा सीरियसली, वो काजी ने अगर आप भेजा। हुक्म करें तो मैं सुबह अरेंजमेंट करता हूं कि आपका टिकट कराए। काजी नहीं कुछ जाना। वैसे मैंने माज जंग से भेज दिया। अच्छा, ये कुछ बातें की हैं उन्होंने। और इरफान कादर साहब आपको पता है बड़े वोकल हैं और काजी साहब बड़े, एक छोटी सी खबर मैंने देनी है ये आपको। बोले आप पहले देखिए हमारे हम तो रोते हैं ना हमेशा, महंगाई 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 हमें खा गई, उसको खा गई। आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 200 से 400 अरब रुपया जो सरकारी वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना इंडस्ट्री के, कंस्ट्रक्शन की हुकूमत के गले पड़ गए। यानी कि नेचुरली हुकूमत भी प्लान करती है कि ये भी ये पुल बनाना है 10 रुपये का, ये 8.5 रुपये की बट्टी साहब 200 से 400 अरब रुपया इजाफी हो गया इस महंगाई से। और भाई डॉलर कितना गया है, मैं आपको कहाँ थोड़ा से बताने कहाँ लगूं, गया थोड़ा है। बताने लगूं। ये इमरान खान साहब भी कहते थे ना 1 रुपया डॉलर ऊपर जाए तो कितने ये अरब कर्जा हो कंस्ट्रक्शन का जाता है। हमने शो डाल रहा है, इश्तिहार दे रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ मारता चलेगी। मैं मकान बना अच्छा, साहब, आपसे खबर लेनी है। रकाई साहब 1 मिनट मुझे दें। सरिये की कीमत अगले दिन और ईंटों की और मैं सिर्फ सीमेंट की 30 सेकंड आपसे फिर चाहूँगा। आप कहते हो तब्दीली नहीं हो रही। काजी साहब 30 सेकंड चाहूँगा। 30 से 70% जो कंस्ट्रक्शन का रेट ऊपर गया है और हुकूमत के गले में पड़ गया 200 से 400 अरब रुपये। अब सारे प्रोजेक्ट रुके हैं कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अब 63% इजाफा हुआ है सिर्फ नहीं, स्टील में 76% स्टील का हुआ है और पिछले साल से एक साल में 43% इंक्रीज़ हुई है। सीमेंट 52% हुआ है, केबल तारें जिसको बोलते हैं 43, एलुमिनियम और खिड़कियाँ ना लुआना एलुमिनियम दी है 74% और जो पाइप है पीवीसी का 52%। अगर मैं वो पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाऊंगा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि कहते थे कि 40 इंडस्ट्री हैं जो कंस्ट्रक्शन से चलेंगी, तो आपकी कंस्ट्रक्शन जो है ना उसको नहीं, मैं इसकी छोटा सा जवाब कादी साहब आपके, ये बहुत अहम ज़रूरी है। ये हुआ माफिया जो हाउसिंग सोसाइटियाँ उनका जो 2 मरले घर बनाना है, जब उसकी आपने कमरा घर में बनाना है तो इस कीमत पे आप खरीद नहीं सकते आजकल, क्योंकि इसने 5 करोड़ 10 करोड़ का घर बनाना है ना, पता है अगले दिन वो करोड़ 12 करोड़ का बिक जाना, आपको प्रॉफिट है। और मैं आज कीमत पूछता हूँ सीमेंट की और सरिये की और ईंट की और कोई चेक है ही नहीं, ऐसा लगता है हुकूमत है ही नहीं। हम जंगल से भी बदतरीन जगह पे रहते हैं। काजी साहब ये सीमेंट भी बाहर से आता है, ये तो आपके चकवाल के इलाके से सारा बनता है। ये इसका चंद डॉलर दिनों से में क्या 200 रुपया बढ़ी है। इसका डॉलर मियां से क्या मंशा ताल्लुक एंड कंपनी ऐसे लोग इसके मालक है, बेनिफिशियरी आप बड़ी साहब सीमेंट का अमेरिका से क्या ताल्लुक है, डॉलर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक नहीं होता। आपने रेगुलेटरी रिजीम होती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता था, पता नहीं अब वो कहाँ है और कहाँ नहीं है। ठीक है, अब जितना मफरूज़ा आपने बनाया था ना कि ये कारोबार आम लोग करेंगे और उसको रेगुलेट कर सरकार करेगी। ठीक है, अब वो जो जिन्हें आप कार्टल्स कहते हैं ये कौन है? ये कार्टल हुक्मरान है हमारे। नहीं, कार्टल बने कैसे? जब आपने अपने प्रॉपर्टी जो है वो डीरेगुलेट कर दी तो वो कार्टल बन गया हैं। वो अब गवर्नमेंट्स को जो है वो कर्जे देते हैं, तो ये वो कार्टल्स हैं। ये आपका सिस्टम बैठ गया है और इसको करना पड़ेगा। आज के दिन इमरान खान साहब को ये बिल पास कराने में तरमीमी और इमरान बिल करवाने वालों को दोनों को मुबारक हो जी अपना। लेकिन राना साहब को भी हम मुबारक दे दें, राना शमीम साहब को। नहीं, और फ्लॉप हो गई फिल्म, उड़ गई जे डब्बा। यार मैं कल कह रहा था मैं ताड़ी आज गल मान गया, वो डब्बा फ्लॉप हो गया जे, वो तो कम खराब होने लगा है। वो तो कम खराब होने लगा, तो कैसेट भी आ रही है, महीने दाले के अंदर हो सकते हैं। इतने खुश ना आप, हम एक कैसेट भी आ रही है लंदन से, तो बड़ी अच्छी बात है। पहले अरशद मलिक साहब ज़्यादा खतरनाक है। नहीं वो डिफरेंट है। वो एक बहुत बड़ी कानूनी शख्सियत उसमें कह रही है कि ये यार बात वो आप सुन लेंगे, जल्दी सुन लेंगे। एक और बहुत बड़ी शख्सियत माशाल्लाह जो जाली कैसेट मोहम्मद जुबैर साहब की आई थी, फर्क पड़ा। रोज़ माशाल्लाह बैठे होते हैं, मुझे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। क्लोजिंग है, कल मिलेंगे और कौन सी फिल्म चलने वाली है इस पर बात करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।